व्यापकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, यू स्टोरी यूनिवर्स में तारानाथ का एक अलग ही स्थान है और आप लोग भी तारानाथ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए समय समय पर आप लोग तारानाथ की स्टोरी की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। मगर अगर स्टोरी यूनिवर्स की बात की जाए तो तारानाथ की तरह कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो अपने आप में बहुत सी पारलौकिक शक्तियां रखते हैं, मगर ये उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए। आज एक ऐसे ही कैरेक्टर की कहानी जिन्हें हम जानते हैं तारानाथ के शिष्य के रूप में। वैसे तो तारानाथ की बहुत सी स्टोरियां यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और सभी अपने आप में खास हैं, मगर मैंने तारानाथ को एक अलग ही रूप देने की कोशिश की है और आप सभी के लिए तारानाथ को आवाज़ दी मशहूर बॉलीवुड कलाकार अमरीश पुरी जी की। मगर पिछले दिनों एक और बहुत महान कलाकार का निधन हो गया, जगदीप जी। जी हाँ, हम उन्हें जानते हैं उनके कॉमेडी रोल के लिए। हालांकि उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ज़्यादातर कॉमिक रोल किए, मगर जगदीप जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे को फिल्मों में ही गुजारा। 2 बीघा जमीन में अपने बचपन में उन्होंने रोल किया था और एक अभूतपूर्व रोल किया था। इसके बाद कुछ फिल्मों में वो हीरो के रूप में भी आए जिन्हें हम शायद बहुत कम ही जानते हैं। एक फिल्म थी बरखा, अगर हो सके तो यूट्यूब पे इसे सर्च करिएगा। इसमें एक गाना है, प्यार की हानि जाता हो जाता है, जगदीप जी और शोभा खोटे जी पर फिल्माया गया। इसमें जगदीप जी का डांस देखते ही बनता है। बड़े बड़े फिल्मी बॉलीवुड एक्टर्स को उन्होंने अपने डांस से टक्कर दी है। मैं तो कहूँगा उनके बेटे जावेद जाफरी से भी अच्छा डांस उन्होंने किया था। अपने आप में एक पूर्ण कलाकार थे। त्रिलोकीनाथ जी को हम जगदीप जी की आवाज दे रहे हैं। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। रतनपुर ग्राम अपनी प्राकृतिक हरियाली और छटाव के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां हर तरफ प्रकृति ने बहुत ही सुंदर छटाएं बिखेर रखी हैं। मगर सबसे बड़ी बात है यहां का महादेव मंदिर। एक समय था जब महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, बड़ी बड़ी पूजाएं उसमें हुआ करती थी और सबसे बड़ी बात लोगों में ये बात थी कि महादेव मंदिर के नीचे की तरफ एक भूल भुलैया है, जिसे विशेषता बनाया गया था दुश्मन के आक्रमण करने पर गांव की स्त्रियों के छुपने के लिए। ये भूल भुलैया इतनी भयानक है कि एक बार अगर कोई घुसता तो उसकी लाश भी बाहर आ पाना मुश्किल था। मगर भूल भुलैया से निकलने का रास्ता गांव के पंडित परिवार को पता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचरित होता था। मगर धीरे धीरे समय बदला, पंडित परिवार के बहुत से लोग शहरों को चले गए और धीरे धीरे ये बातें लुप्त होने लगी। फिर एक दिन प्रकृति के पता नहीं किस घटना के चलते गांव की जीवनदायिनी खीरा नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और वो बहने लगी महादेव मंदिर के ऊपर से होकर। प्रकृति के इस चमत्कार के लिए किसी को कुछ भी नहीं करना था और कर भी नहीं सकता था। धीरे धीरे महादेव मंदिर खीरा नदी की जल में समाहित हो गया। अब गर्मी के 1 महीने जब खीरा नदी का जल उतर जाता है, तब महादेव मंदिर का ऊपरी कलश दिखाई देता है। बाकी समय नदी में जल का प्रवाह तेज होने के कारण मंदिर अंदर ही डूबा रहता है। एक बार गर्मियों के समय गांव का कुछ युवकों का समूह नदी में गोता लगाने गया था,
मंदिर की सच्चाई पता लगाने के लिए, मगर वो लौट कर नहीं आए। सरकारी अभियान चलाया गया उनकी लाशों को खोजने के लिए, बड़े बड़े प्रसिद्ध गोताखोरों को बुलाया गया, मगर सब खाली हाथ, जैसे नदी उनकी लाशों को भी निगल गई। तब से मंदिर को लेकर काफी बातें गांव में प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि मंदिर किसी पूर्वजी शक्तियों का निवास है। उसके साथ छेड़छाड़ करने से वो पूर्वज शक्तियां नाराज होती हैं और छेड़छाड़ करने वाले को मृत्यु प्राप्त होती है। मगर हमारी कहानी इससे संबंधित नहीं है। हमारी कहानी तो संबंधित है एक खून से। पुलिस सुपरिटेंडेंट सान्याल अपने टेबल पर बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने बैठे थे अमित चक्रवर्ती। अमित चक्रवर्ती ने अभी कुछ ही दिन हुए पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। उनमें काफी जोश था। सान्याल बाबू से वो बहुत कुछ सीख रहे थे, जो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले थे। दोनों चिंतामग्न थे कल रात को हुए खून के संबंध में। गांव में मंगलू धोबी की 19 वर्षीय लड़की की हत्या हो गई थी। हर शाम को अपने घर के तालाब के पास शाम के जूठे बर्तन धोने के लिए वो जाती थी। कल शाम भी वैसे ही गई, मगर काफी रात तक लौटकर नहीं आई। मंगलू ने जब उसकी खोज की तो तालाब से कुछ दूरी पर उसकी लाश मिली। पुलिस ने पहले तो इसे रेप केस ही समझा था, मगर लाश के हालात देखकर समझ में आ रहा था कि रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई होगी, क्योंकि लाश के तन पर कपड़ों पर कोई असर नहीं था। बस उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उस सिर से आंखें निकाल ली गई थी, जैसे किसी को उसकी आंखें बहुत प्यारी हों। उस सिर में आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे। कोई इतनी निसंशयता से किसी की आंखें कैसे निकाल सकता है? सान्याल साहब इसी चिंता में थे। अमित, मुझे इस हत्याकांड में कुछ और ही नजर आ रहा है। क्या सर? कहीं किसी साइकोपैथ किलर का काम तो नहीं है ये? हो सकता है सर। हमारे पास जितने भी कांस्टेबल्स हैं सबको गांव में ड्यूटी पर लगा दो। 1-2 दिन थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अमित सभी कांस्टेबल्स को गांव में ड्यूटी पर लगा दिए और खुद भी निरीक्षण करते रहे। रात को गांव में कड़ा पहरा रखा गया। सान्याल साहब की किसी सीरियल किलर की बात अमित के भी दिमाग में घुस गई थी। 2 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, मगर तीसरी सुबह पुलिस की सारी चाक चौबंद व्यवस्था असफल हो गई। गांव में अब्दुल मियां रहते थे, जिनकी अल्लाह पर विश्वास बहुत प्रसिद्ध था। हर सुबह 4 बजे उठकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। दिन में 5 वक्त की नमाज का पूरा पालन करते थे और ठीक 4 बजे नमाज पढ़ने के लिए अधिकतर 3:45 या 3:30 बजे ही वो अपने घर से मस्जिद को निकल जाते थे। आज सुबह भी ठीक वैसे ही निकले थे, मगर मस्जिद नहीं पहुंचे। मस्जिद से कुछ ही दूरी पर उनकी लाश मिली, मगर आश्चर्य, लाश की गति वही थी जो इससे पहले उस लड़की की हुई थी। गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी और आंखें निकाल ली गई थी। सान्याल साहब बहुत गुस्से से थाने में चहलकदमी कर रहे थे। अमित, ये क्या हो रहा है? हमारी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तो समझ रहे हो ना, ये मीडिया वाले पूरा प्रचार कर रहे हैं
ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, मगर हम हैं कि जान ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हत्यारा कौन है। कोई सीरियल किलर या कोई साधारण मानव किसी दुश्मनी से इसकी हत्या की गई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर, मुझे लगता है हमारे पास कांस्टेबल्स की संख्या कम है, क्योंकि जहां पे हत्या हुई वो जगह पे पहरेदारी में कोई नहीं था। अब मैं गांव के लड़कों को इस बारे में उत्प्रेरित करता हूं कि वो लोग भी पुलिस के साथ मिलकर रात में पहरा दें, मगर ऐसे में अगर किसी को कुछ हो गया तो सर लोगों को झुंड में रखेंगे, ज्यादा संख्या में रखेंगे। मुझे तो ये किसी सीरियल किलर का ही काम लग रहा है, जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। ठीक है, देखो। गांव के चौपाल में गांव के लड़कों को इकट्ठा किया गया। सबको प्रेरणा दी गई कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात में पहरा दें, ताकि जल्द से जल्द वो खूनी पकड़ा जा सके। मगर 2 दिन बाद ही पुलिस की यह व्यवस्था भी फेल हो गई। एक बार फिर से गांव की एक महिला की हत्या हो गई, जो रात में लघु शंका के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। लाश की ठीक वही अवस्था, सर धड़ से अलग और सिर से आंखें गायब। आखिर कौन है जिससे इंसानी आंखों से इतना प्यार है? कुछ समझ नहीं पा रहे थे सान्याल साहब। तभी एक आवाज ने दोनों को चौंका दिया। अंदर आ सकता हूं साहब? कौन? मैं रामदीन, गांव में ही रहता हूं। गांव का एक बूढ़ा इस वक्त थाने में था। साहब, माफ कर दीजिए, ये तीनों हत्याओं का जिम्मेदार मैं ही हूं। क्या क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैंने हत्या नहीं की, मगर मुझे आप लोगों को बहुत पहले ही सब कुछ बता देना था। क्या बता देना था साहब? वो जो धोबी की बेटी की हत्या हुई ना, उस दिन मैं खेत से देर से लौट रहा था और लाश को मैंने ही पहले देखा था, मगर डर के मारे कुछ बोला नहीं और लाश के पास से गुजर रहा था देवा। कौन देवा? गांव का ही एक लड़का है, नशे की आदत का शिकार है। मुझे तो शक है बाकी दोनों हत्याएं भी उसने की होंगी। तुरंत ही पुलिस हरकत में आ गई और देवा को पकड़ लिया गया। थाने में बैठाकर उसे समझाया जा रहा था, देखो देवा, हमें पता है ये तीनों हत्याएं तुमने ही की है, मगर तुम खुद स्वीकार लो तो ज्यादा सही होगा। हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। साहब, अब मैंने ये हत्याएं नहीं की है, देवा बोल उठा। पागल की तरह बात मत करो, मुझे पता है सारी हत्याएं तुमने की है, क्योंकि लाश के पास सबसे पहले तुम ही देखे गए हो और तुम्हें देखने वाले गांव में बहुत से हैं। वो सब मुझसे जलते हैं साहब। मैं आराम की जिंदगी जीता हूं, नशे का आदी हूं, इसलिए वो लोग मुझसे जलते हैं, मुझे फंसा रहे हैं। देखो देवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तुम्हें फंसाए, बल्कि तुम ही ने अपने नशे की लत से लोगों को परेशान कर रखा है। अमित बोल पड़े, मगर तभी सान्याल साहब ने कहा, ठीक है देवा, चेतावनी समझकर इसे भूलना मत, मगर अगली बार अगर कुछ भी हुआ तो मैं बिना किसी जिरह पूछताछ के सीधा केस बनाकर तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। क्या कर उन्होंने देवा को छोड़ दिया। अमित बोल पड़ा, सर ये क्या कर रहे हैं, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। अमित, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है, और मुझे लगता है जो परिस्थिति है, अगला खून आज की रात ही होगा।
तुम तैयार रहना, आज की रात हम इसके घर पर नजर रखेंगे। शाम को अमित खा पी कर तैयार हो गया। सिविल ड्रेस में अपनी जीप से वो सान्याल साहब के घर की ओर चल पड़ा। सान्याल साहब भी खाना खाकर तैयारी हो रहे थे। सान्याल साहब की बीवी का देहांत हुए करीब 2 साल हो गए। एक लड़का है जो शहर में नौकरी करता है। सान्याल साहब की जब इस गांव में बदली हुई तो उसने काफी विरोध किया था, मगर गांव के परिवेश में काम करना उन्हें काफी पसंद था, इसलिए वो यहां आ गए। खाने पीने की व्यवस्था के नाम पे एक खाना पकाने वाली महिला है, मगर खाने का जो स्वाद है वो सान्याल साहब के पेट से तो नहीं उतरता है। और आज तो जैसे हद का बेस्वाद खाना था। मगर सान्याल साहब ने मन ही मन सोचा कि रात जगना है, इसलिए ज्यादा खाना ठीक ना होगा। वो अमित के साथ देवा के घर की ओर चल पड़े। उसे घर के थोड़ी दूरी पर ही पेड़ों का एक झुंझाट था। दोनों वहीं छुपकर बैठ गए। रात गहराने लगी। मच्छरों ने काफी परेशान कर रखा था, मगर फर्ज के आगे ये सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं। दोनों एक टक देवा के घर की ओर नजर लगाए बैठे थे। काफी रात बीत जाने के बाद भी कोई हलचल न हुई। अमित बोल पड़ा, सर लगता है वो आज की रात शिकार पे नहीं निकलेगा, या फिर हमारी योजना का उसे किसी तरह से पता चल गया होगा। ये साइकोपैथ किलर बड़े चालाक होते हैं। अब चलिए कल देखते हैं, वैसे भी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तभी सान्याल बोल पड़े, अमित मुझे लगता है हमें एक बार उसके घर की तरफ जाकर देखना चाहिए। अब चलिए सर। दोनों देवा के घर की ओर चल पड़े। घर एक 4 दीवारी के बीचों बीच था। 4 दीवारी और घर के बीच छोटी सी गली बन रही थी। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, जो धकेलने पर नहीं खोला। तभी सान्याल गली की तरफ से पीछे चल पड़े और जैसे ही घर के पीछे पहुंचे चौंक पड़े। घर के पीछे से एक दरवाजा था जो खुला था। सान्याल बोले, अमित जल्दी आओ, और दोनों बाहर को जाने वाले उस छोटे दरवाजे से बाहर दौड़ पड़े। मुझे लगता है वो अपने शिकार पर निकल चुका है। दोनों तेज कदमों से चलते हुए आगे जा रहे थे, मगर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचे थे कि उनकी नजर ठिठक गई। सामने एक लाश पड़ी हुई थी। ओफ, तो चौथा खून भी हो गया। मगर ये क्या? लाश से थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी उसका सिर, और ये सिर किसी और का नहीं, देवा का था। ये क्या? ठीक वैसी ही आंखें निकाल ली गई थी। ओह, मतलब देवा वो कातिल नहीं था। फिर कौन हो सकता है कातिल? अब पुलिस की हालत भी खराब हो चुकी थी। 4 हत्याएं हो चुकी थी गांव में। कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया था। आज सान्याल साहब ने एक मीटिंग रखी थी गांव के चौपाल पर। लगभग गांव के हर एक व्यक्ति को बुलाया गया था। सान्याल साहब बोल पड़े, देखो गांव के जो हालात हैं, इसमें अब सबको बहुत संभल कर रहना होगा। रात को घर से कोई भी ना निकले। बहुत जरूरी हो तो 1-2 लोग साथ में निकलना। गांव के रास्तों पर तो चलना फिरना बंद ही कर दो। शाम ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाओ। पुलिस चारों ओर पहरा देगी। कुछ दिनों तक आप लोगों का साथ चाहिए। अब इस वक्त गांव के सभी लोग यहां हैं ना? एक ग्रामीण बोल पड़ा, नहीं साहब। कौन नहीं आया? वो भोलू नहीं आया।
क्यों? पता नहीं साहब। ऐसा अजीब इंसान मैंने नहीं देखा, सारे गांव वालों को कहा गया था आना। तभी चौपाल से कुछ दूरी से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। गांव वाले बोल पड़े, साहब भोलू आ गया, भोलू आ गया, भोलू आ गया। एक दुबला पतला कृष का ऐसा व्यक्ति चौपाल की तरफ चला आ रहा था, मगर तभी हवा में घुल गई भयानक सड़ान। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दूर कहीं लाश के सड़ने से चारों ओर बांस फैल रही है। जैसे जैसे भोलू चौपाल की तरफ बढ़ रहा था, ये सड़ान बढ़ती जा रही थी। सान्याल से थोड़ी दूरी पर आकर भोलू खड़ा हो गया। राम राम साहब। कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? ओ, कुछ जरूरी काम था साहब। सान्याल घूरती हुई निगाहों से भोलू को देखकर बोले, क्या ऐसा काम था तुम्हें? हाँ साहब रात में जरा देर से सोया था, इसलिए देर तक सो रहा था। भूल ही गया था कि चौपाल आना है। मगर तभी सान्याल के सिर पर पसीने की बूंदें टपटपा उठी। उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने तुरंत ही अमित से कहा, मुझे घर ले चलो। सभा समाप्त हो गई। सान्याल को उनके घर ले जाया गया। शहर से अमित डॉक्टर को भी ले आया। डॉक्टर ने बताया कि सान्याल का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। दवाई वगैरह दी गई और सान्याल सो गए। शाम को अमित सान्याल से मिलने आया। पूछ पड़ा, सर क्या हो गया था? अचानक उस भोलू को देखकर आप इतने घबरा गए? अमित, मैंने जो देखा शायद तुमने नहीं देखा। क्या सर? तुमने महसूस किया भोलू के चौपाल में आते ही एक अजीब सी सड़ान वातावरण में फैल गई थी। हाँ। क्या तुमने गौर से देखा भोलू के दांतों में खून लगा हुआ था? ऐसा लग रहा था जैसे वहां आने से पहले ही उसने कच्चा मांस चबाकर खाया हो। ओह, कितना भयानक दृश्य था। सर, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देख पाया। अमित, मुझे लगता है ये भोलू हमारी विक्टिम हो सकता है। 1-2 दिन आराम करने के बाद सान्याल ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की और अमित से बोल पड़े, अमित, उस रात जो हमने किया था वो हमें फिर से करना है। अब की बार हमें भोलू के घर का पहरा देना है। तुम तैयार हो? जी हाँ सर, बिल्कुल। वैसे गांव में अभी सब कुछ शांतिपूर्ण ही था। उस रात पूर्णिमा की रात थी। पता नहीं क्यों सान्याल को ऐसा लगा कि शिकारी आज की रात जरूर शिकार करेगा। वो अमित के साथ भोलू के घर से कुछ दूरी पर ठीक वैसे ही झाड़ियों में छुपकर पहरा देने लगे। मगर रात बीतते बीतते कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ, एक अजीब सी चीख उन्हें जरूर सुनाई दी। घर पर गांव वालों के अनुसार भोलू की बूढ़ी मां और भोलू ही रहते हैं। ये चीख उस बूढ़ी की थी। मगर क्या कोई बेटा अपनी मां को मार सकता है? दोनों ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और तेज कदमों से भोलू के घर की ओर चल पड़े। मगर जैसे ही भोलू के घर के दरवाजे पर पहुंचे, दोनों ठिठक गए। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से किसी के कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। दोनों तेजी से कमरे के अंदर आए और सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़े। सामने एक वृद्धा की लाश पड़ी हुई थी। लाश इसलिए क्योंकि उसका सिर धड़ से अलग था
और एक काला सा अजीबोगरीब जीव उस सिर से आंखें निकालकर चबा रहा था। दोनों के कदमों की आहट ने उस जीव को ठिठका दिया और उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा और उसे देखते ही दोनों चौंक पड़े। ये कैसा जीव है जिसका शरीर जैसे लोमड़ी या भेड़िए का है, चेहरा इंसान जैसा, मगर इसमें आंख, नाक, कान तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक मुंह है और उसमें दांत हैं और उन्हीं दांतों से वो आंखों को चबा रहा है। अचानक उस जीव ने एक अजीब सी आवाज की और उनकी तरफ बढ़ने लगा। सान्याल ने कहा, अमित तुम दौड़ कर जाओ और जीप स्टार्ट करो, मैं आता हूं। सान्याल की उम्र हो गई थी, वो उतना तेज नहीं दौड़ सकते थे जितना तेज अमित, इसलिए उन्होंने पहले अमित को भेजा और फिर खुद पलट कर दौड़ने लगे। वो जीव उनका पीछा करने लगा। सान्याल गिरते पड़ते किसी तरह से जीप पे पहुंचे। अमित ने जीप को धीरे धीरे गति दे दी थी। चलती हुई जीप में सान्याल दौड़ते हुए चढ़ गए। वो जीव उनके पीछे हुंकार भरता हुआ दौड़ता चला रहा था। अमित ने जीप को एकदम 80 से 100 की स्पीड में दौड़ा दिया। वो जीव काफी दूर तक उनका पीछा करता रहा, मगर कुछ देर बाद वो गायब हो गया। दोनों सीधे पुलिस थाने पहुंचकर ही दम लिए। सान्याल बोल पड़े, अमित ये क्या था? ये कैसा जीव था? क्या हम पुलिस की काम करते करते किसी पारलौकिक घटना से जुड़ गए हैं? नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं हो सकती है कि किसी और को ही इस काम के लिए हम अपना एक लेटर मैं हेड ऑफिस को भेज देता हूं, लिख देता हूं कि ये हमारे बस की घटना नहीं है। सर ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ कहेंगे तो आज के जमाने में कौन मानेगा? मगर जो कुछ अभी हमने देखा उसे तुम क्या कहोगे? वो सिर्फ हमने ही देखा है सर। नहीं साहब, मैंने भी देखा है। ठीक वही बूढ़ा अचानक ही थाने में उपस्थित था। तुम इतनी रात गए? साहब हाँ, जो कुछ हुआ उसे मैंने भी देखा। उस वक्त मैं खेत से लौट रहा था। अचानक आप लोगों की जीप तेजी से जा रही थी और उसके पीछे वो अजीबोगरीब जीव। मैंने पहले देवा को लाशों के पास देखकर समझा था कि कातिल वो है, मगर वो नशेड़ी तो कहीं भी घूमता रहता था और इसी चक्कर में उसने अपनी जान गंवाई। मगर ये जो कुछ भी है, इसके पीछे किसका हाथ है ये मुझे पता है। क्या तुम जानते हो ये सब किसने किया? हाँ साहब, आज से 7-8 साल पहले इस गांव में मनोहर नाम का एक लड़का रहता था। मनोहर के पिता काफी धनी थे, इसलिए उसे किसी बात की कमी नहीं थी। मनोहर को 2 शौक थे। एक, जमकर कसरत करना। इस वजह से उसका शरीर बहुत ही बलिष्ठ था। गांव में सब उससे डरते थे। कई लोगों को मार पीट कर पैसे छीनता था। और दूसरी आदत थी शराब पीना। गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। मनोहर का उस पे दिल आ गया। उसने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा, मगर ऐसे शराबी और बुरे व्यवहार के व्यक्ति को कौन अपनी बेटी देता। लड़की के पिता ने इनकार कर दिया। मनोहर इस बात से बहुत गुस्सा हुआ। एक बार उसके पिता को उसने सड़क पे पकड़ के मारा भी था। बेचारे बहुत दुखी हुए थे, मगर उस कमीने ने हद तब कर दी जब एक बार सुनसान रास्ते में उस लड़की को उसने पकड़ लिया और उससे बलात्कार करने की कोशिश की। मगर किस्मत से गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने मनोहर को पकड़ के बहुत मारा और गांव से निकाल दिया।
जाते जाते मनोहर कह गया था वो वापस आएगा और गांव का सर्वनाश करेगा। कुछ दिनों पहले खेत से लौटते हुए मैंने जंगल वाले तरफ एक अघोरी साधु को देखा था। वो दिखने में मनोहर की तरह था। मुझे लगता है ये सब उसी का किया धरा है। वो इस गांव को तबाह कर देगा। ओह, तुमने बहुत सही इंफॉर्मेशन दी है, शुक्रिया। साहब, यह तो मेरा फर्ज था, मुझे ये सब पहले बता देना चाहिए था। उस बूढ़े के जाते ही सान्याल और अमित ज्यादा चिंता में पड़ गए, क्योंकि अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि जो कुछ भी है वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। उन्हें किसी पारलौकिक या तांत्रिक शक्ति से लड़ना है, मगर कैसे? अमित बोल पड़ा, सर, हमें अब किसी तांत्रिक या अघोरी से ही संपर्क करना पड़ेगा। अमित, अभी तो तुम कह रहे थे कि हेड ऑफिस हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। अगर हम ये बात कहेंगे तो कौन मानेगा? सर, हेड ऑफिस तक ये बात नहीं पहुंचानी है, हमें खुद ही कुछ करना होगा। आप किसी तांत्रिक को जानते हैं? अमित, तांत्रिक का अगर नाम लो तो मेरे आगे तो सिर्फ एक ही नाम आता है, तारानाथ। मगर मैंने सुना है तारानाथ इन दिनों हिमालय की यात्रा पर हैं। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो हिमालय की गुफाओं में निवास कर रहे हैं। उन तक खबर पहुंचाना संभव नहीं। तारानाथ से किसी भी तरह से कम नहीं है, तो जल्दी बुलाओ उन्हें।